मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल और आज मेरे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमरनाथ यादव जी, जो कि फूलपुर नगर पंचायत के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में काशी क्षेत्र से बीजेपी संगठन के उपाध्यक्ष हैं। अमरनाथ जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। कई बार आपका लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी भी रह चुकी है, लेकिन बीजेपी ने आपको उपाध्यक्ष पद देकर संतुष्ट कर दिया है। आप सरकार का हिस्सा बनेंगे या सिर्फ उपाध्यक्ष रहकर संगठन का ही काम संभालेंगे? प्रज्ञा जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संगठन विस्तार के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते रहते हैं और हम सब का जो संगठन का निर्देश होता है वो काम करते रहते हैं। और हम क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के नाते भी अपने काशी क्षेत्र में जो संगठन ने दायित्व दिया है उस दायित्व का भरपूर निर्वहन करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और साथ ही साथ काशी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहले से भी मजबूत है और उसमें अधिक से अधिक और लोगों को जोड़ा जाए, विस्तार किया जाए, इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। तो आप सरकार का हिस्सा बनने में अभी फिलहाल कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं? संगठन का जो निर्देश है, संगठन ने जो काम सौंपा है, हम सब कार्यकर्ता हैं, इस नाते काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में लव जिहाद का कानून लेकर आई है, जिसके चलते दूसरे धर्म में शादी विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और काफ़ी हर्जाने के भी बातें हो रही है। आपको नहीं लगता कि संवैधानिक रूप से अभी फिलहाल इस कानून की जगह स्त्रियों की सुरक्षा के कानूनों की ज़्यादा ज़रूरत थी? नहीं, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून की जरूरी है, जो कानून सुधार की बात है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जब माननीय योगी जी ने मुख्यमंत्री की शपथ लिया तब से लगातार वो कानून सुधार हो रहा है और अपराधियों को के ऊपर नकेल भी लगा, बहुत से अपराधी जेल में भी गए हैं, बहुत से अपराधी ऊपर भी गए हैं। इसलिए सुधारात्मक जो दृष्टिकोण है वो हमारी सरकार कर रही है। ठीक है। जहाँ तक लव जिहाद की बात है, क्योंकि लव जिहाद में स्वाभाविक है इस प्रकार का एक लालच दे करके हमारे जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं को एक लालच के आधार पर उनका धर्म परिवर्तन भी करते हैं, उनके साथ साथ उनका शोषण भी करते हैं। इसलिए आवश्यक था कि ये जो लव जिहाद से संबंधित जो चीज़ें हैं वो कानून के दायरे में भी आ और इस प्रकार के हो कि जो लोग इस प्रकार का कार्य करके हमारे बहनों के साथ, बालिकाओं के साथ। पर आपको नहीं लगता कि स्त्रियों की सुरक्षा इस वक्त ज़्यादा बड़ा मुद्दा होना चाहिए? नहीं, सुरक्षा तो हमारी सरकार कर रही है, उनको सुरक्षा भरपूर दे रही है इंटरव्यू के माध्यम से भी और भी अनेक प्रकार के सुधारात्मक कानून बना करके, दंडात्मक कानून बनाकर महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, उसमें कहीं कोई कमी हमारी सरकार नहीं कर रही है। ठीक है। आप सरकार का हिस्सा रहे हैं, आप एक बड़े पद पर रहे हैं जी, और इस वक्त आप काशी प्रदेश से उपाध्यक्ष भी हैं। फूलपुर से जौनपुर तक के मार्ग में गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप ये बताइए कि क्या विकास का दावा यहाँ पे खोखला होगा? नहीं, गड्ढे कहीं नहीं है। आपने देखा होगा कोई 4 लेन सड़क जो बनी है अभी उसमें फिर से जो है और कहीं गड्ढे तो नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन उसका डामरीकरण भी हो रहा है। रही बात जो जौनपुर का, आपने देखा होगा जो इलाहाबाद जनपद से जौनपुर का बॉर्डर शुरू होता है, वहाँ पर चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है और जल्दी ही। फूलपुर से जौनपुर जाने के रास्ते की बात कर रही हूँ, वहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। नहीं, फूलपुर से लेकर के आप प्रयाग जनपद का प्लस प्रयाग जनपद से जो लगी हुई सीमा जौनपुर की है वहाँ पर आप देखेंगे तो अभी चौड़ीकरण का जो बुढ़िया किनारा है वहाँ से लेकर के बादशाहपुर तक का भी चौड़ीकरण हो रहा है। उसके आगे आप देखेंगे बादशाहपुर के आगे तो निश्चित रूप से एक बढ़िया सड़क है, सुंदर सड़क है, कहीं कोई गड्ढे नहीं है। हम ये मानना चाहेंगे ज़रूर। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास जी, पर कार्यवाही भेदभाव वाली हो रही है। आप इस चीज़ को कैसे बताना चाहेंगे कि आप इसका कैसे पक्ष लेना चाहेंगे? क्या इस सरकार के रहते ऐसा होना चाहिए है? हमारी देश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान के साथ
हमारी सरकार काम कर रही है। आज तक कोई ये नहीं बता सकता कि मेरे साथ कोई भेदभाव हुआ। सारी योजनाएं जो भारत सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, जन कल्याणकारी का जो है जन कल्याणकारी है और सबके लिए वो काम हो रहा है, कहीं कोई भेदभाव पूर्वक नहीं हो रहा है। पर ऐसा फिर भी सुनने में आता है। तो सुनने में अलग की बात है, कोई ऐसा कह रहा होगा विपक्ष का, लेकिन मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि कहीं ऐसा कोई एक भी आरोप नहीं है कि हमारी सरकार ने कहीं भेदभाव पूर्वक कोई काम किया हो। कहा जाता है कि बीजेपी संगठन में काम करने वाले पदाधिकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो क्या आप बिना चुनाव लड़े ही सदन में जाएंगे या आपने चुनाव लड़ने का इरादा ही त्याग दिया है? ये देखिए, हम चूंकि सेवा इस संगठन है जी। फिर भी राजनीति में काम करते हैं, तो राजनीति में काम करने के नाते सरकार भी आवश्यक है और सरकार के माध्यम से हम जो जनता के उपयोगी चीज़ है, जनता के हित के काम है, उसको भी करते हैं। साथ ही साथ संगठन हमारा व्यापक है और व्यापक दृष्टिकोण रख कर के जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है कार्यकर्ताओं को, उस प्रकार से संगठन और सरकार में समाहित करने का प्रयास होता है। हमारी संगठन स्वयं चिंता करती है। अच्छा, आप फूलपुर नगर पंचायत से 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार भाभी जी भी रह चुकी हैं आपकी। आपने फूलपुर नगर पंचायत के लिए ऐसे कौन से मुख्य काम किए हैं जो कि जनता आज भी याद करती है? जब मैं 1995 में पहली नगर पंचायत में इस फूलपुर में अध्यक्ष बना, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का, इसके पहले कभी कोई यहाँ पर अध्यक्ष नहीं रहता था। अच्छा। जब मैं पहली बार हुआ तो यहाँ के कर्मचारियों का 42 माह का वेतन बकाया था। मैंने उस वेतन को धीरे धीरे करके सभी कर्मचारियों का वेतन भी पूरा किया और साथ ही साथ इस नगर पंचायत में जो भी विकास के आवश्यक कार्य थे, चाहे सड़क रही हो, जल निकासी के लिए नाली रही हो या पानी की जो सुविधा रही हो, क्योंकि यहाँ पे पेयजल की समस्या थी, तो मैंने अपने कार्यकाल में इस नगर पंचायत में 2 ओवरहेड टैंक बनवाया और साथ ही साथ 2 नए नलकूप लगवाया और नलकूप लगवा करके पाइपलाइन के विस्तार करा करके अपने इस नगर पंचायत की जनता को, सबको पेयजल उपलब्ध हो चुके शुद्ध, उसके लिए मैंने प्रयास किया और काम को पूरा किया। साथ ही साथ अनेक प्रकार के यहाँ पर मोहल्लों में कहीं पर अनेक मोहल्लों में आज़ादी के बाद भी विद्युतीकरण नहीं था, चाहे वो अनेक प्रकार की हमारी सेवा बस्ती रही हो, जो अनुसूचित जातियों की बस्ती रही हो, उन बस्तियों में बेचारे अंधेरे में रहते थे, उनको कहीं पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसा मैंने प्रयास करके सभी अपने नगर पंचायत के ऐसे वंचित, जो विद्युत से वंचित क्षेत्र थे, मैंने वहाँ पर बिजली पहुँचाने का काम किया, वहाँ पर पानी पहुँचाने का काम किया और अनेक प्रकार के इंटरलॉकिंग सड़कें, नालियाँ और पूरे नगर पंचायत में गली गली में हमने विकास करने का काम किया। और साथ ही साथ हमने जो सबसे बड़ी फूलपुर की समस्या थी, जाम की। अच्छा। यहाँ पर बहुत बड़ी जाम की समस्या थी, तो मैं अपने प्रयास से माननीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के से बातचीत करके 28 गेट पर, चूँकि प्रयाग से लेकर के गोरखपुर तक के जाने वाले लोगों को यहाँ पर जाम से जूझना पड़ता था दिन भर, इसलिए मैंने उनसे वार्ता करके अपने कार्यकाल में ही इस ओवरब्रिज को, जो 28 पर ओवरब्रिज बना है, आप आज देखी होंगी, उससे आई होंगी, तो निश्चित रूप से उस ओवरब्रिज को भी अपने बड़ा काम अपने इस गोरखपुर तक क्षेत्र के लोगों को कराया और भी अनेक काम ऐसे ऐतिहासिक हमने इस नगर पंचायत में कराया जिससे लोग आज भी उस चीज़ को याद करते हैं। तो अगली बार आप नगर पंचायत का चुनाव खुद लड़ेंगे या किसी को लड़वाएंगे? देखिए, मैं संगठन का काम कर रहा हूँ जी, और मैं हमेशा संगठन जो निर्देश देता है, मैं उन निर्देशों का पालन करता हूँ। आगे जो संगठन निर्देश देगा तो उस प्रकार से मैं उसका पालन करूँगा। आपको नहीं लगता कि जो अभी किसान बिल पर इतनी चर्चा हो रही है, किसान इतना मोर्चा खोले हुए हैं, उस पर सरकार को फिर से विचार कर लेना चाहिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कम से कम गारंटी के तौर पे तो देना ही चाहिए? मैं इस पर माननीय प्रज्ञा जी बताना चाहता हूँ कि हम ये बहुत दशकों पुरानी मांग थी और किसानों के उपज के लिए भी जो उपज कर जो है होती है उसका उनको उचित दाम भी मिले, उनके साथ जो बिचौलियों के द्वारा उनका शोषण होता था, ये अनेक पुरानी दशकों पुरानी मांग थी। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार ने किसान सुधार बिल ला कर के जो विधेयक
पास अभी हुआ है ये किसानों के हित में है। अब इसमें कहीं किसी बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है, चूँकि इसमें अनेक प्रकार के जो पंजाब में या जो ऐसे उधर के कांग्रेस की सरकारें हैं, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार चूँकि उसको ये अच्छा नहीं लगा इस बिल, इसलिए वो जानबूझ करके किसानों को भड़का करके किसान के बिल के जो सुधार बिल लागू हुआ उसके अगर भ्रामक प्रचार करके उनको गुमराह किया जा रहा है। अभी हमारी सरकार उनको वार्ता के लिए ऑफर किया है। अगर भड़काया ही जा रहा है तो क्या सरकार बात करके उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकती? नहीं, बात के लिए ऑफर किया गया है, बात करने के लिए समय दिया गया कि आप आइए, आपसे वार्ता होगी और आपको जो हमने बिल लाया उसके बारे में पर काफी किसान ये भी कह रहे हैं कि जो बात करने की बात की जा रही है वो काफी मतलब इस तरीके से की जा रही है कि किसानों को नहीं लग रहा कि ये इस बात करने का कोई फायदा होने वाला है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल किसान जब हमारे माननीय तोमर जी या हमारे जो भी प्रतिनिधि केंद्र सरकार के तय हैं उनके द्वारा जो वार्ता होगी तो सार्थक बात निकलेगी और विषय समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से आंदोलन समाप्त हो जाएगा। हम यही चाहेंगे। क्या वजह रही है कि बीजेपी सरकार महंगाई और बेरोजगारी पे काबू नहीं पा पाई है और अभी भी अर्थव्यवस्था नीचे ही जा रही है? अभी आपने देखा होगा कि जो अभी हमारी अर्थव्यवस्था अभी लॉकडाउन के पहले जी बहुत अच्छी थी और दिन प्रतिदिन ग्रोथ जीडीपी बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ चूंकि ऐसा एक संक्रामक रोग आया जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं थी, तो इसके आने से जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है अभी अनलॉक में निश्चित रूप से आर्थिक हमारी भरपाई भी हो रही है और ऐसी स्थिति भी हुई कि अभी आपने देखा होगा जीडीपी अभी उन्नत जो है प्रोग्रेस पे है और निश्चित रूप से बहुत जल्द ही ये पूरा हो जाएगा और आर्थिक स्तर भी हमारे देश का अच्छा हो जाएगा। और महंगाई की जहाँ तक बात है, ऐसी कोई चीज़ नहीं लगता है कि कोई महंगाई है। अगर कहीं समय समय पर कुछ लोगों द्वारा जो सामानें डंप कर ली जाती है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती है, उस पर हमारी सरकार प्रभावी कार्रवाई करके उसको सब व्यवस्थित करने का प्रयास करे और कहीं महंगाई कोई ऐसी महंगाई नहीं है इस देश में। आपको क्या लगता है फूलपुर की अभी फिलहाल ऐसी कौन सी समस्या है जिसे सरकार को दूर करना चाहिए? इफ्को के अलावा यहाँ पे ऐसी कोई भी बड़ा संस्थान नहीं दिखता है जिसके द्वारा हर समय रोजगार प्राप्त हो रहा हो, लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त हो? आपने देखा होगा कि केंद्र में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की 2014 से लेकर के फिर अभी ये सरकार लगातार हमारी चल रही है। इसके पहले हमारी कुछ मिलीजुली सरकार थी और उसके पहले कांग्रेस की 70 सालों तक इस देश में सरकार रही है। जहाँ तक हमारे इस फूलपुर क्षेत्र में इफ्को कारखाना की बात है, इसके लिए भी अभी हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी और हमारी फूलपुर के सांसद आदरणीय केसी देवी पटेल भी प्रयासरत हैं। हमने भी वार्ता किया है और ज़मीन की हम लोग तलाश में हैं। अच्छा। कि ज़मीन अगर यहाँ पर उपलब्ध हो जाए तो और कोई औद्योगिक इकाई जो यहाँ पर स्थापित हो सकती है, जो लोगों को रोजगार मिल सके, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। और शीघ्र ही मैं समझता हूँ कि ज़मीन अगर कहीं उचित उसके लिए उपयोगी ज़मीन मिल जाएगी तो निश्चित रूप से और कोई औद्योगिक इकाई जो बेरोजगारों को रोजगार और अधिक से अधिक मिल सके उसके लिए प्रयास हो रहा। साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा मैंने पहली बार यहाँ पर कोई महिला विद्यालय नहीं था। अच्छा। जो हमारी बहनों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं था, तो हमने अपने डिप्टी सीएम साहब से वार्ता करके पराशनपुर जैसे स्थान पर हमने एक महाविद्यालय वहाँ निर्माण लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। जल्दी ही उसका उद्घाटन भी होगा, हमारी बहनों को उच्च शिक्षा भी यहाँ प्राप्त होगी और अनेक हमने यहाँ पर विद्यार्थी। तो फिलहाल फूलपुर में ऐसी कोई समस्या नहीं है? जो समस्या में केवल एक समस्या है जिसके लिए हम हमारी सांसद जी और माननीय केशव जी हम लोग लगे हुए हैं। एक केवल जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, फूलपुर स्टेशन के पूरब तरफ 27 गेट है जहाँ पर हमेशा मालगाड़ी खड़ी रहती है। मैं प्रयासरत हूँ कि वहाँ पर गेट शिफ्ट हो जाए तो हमारी जो मार्केट में आने जाने का वही सार्वजनिक मार्ग है
मालगाड़ी खड़ी रहने के नाते हमारे अनेक प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वही एक समस्या हमारे फूलपुर में है, जिससे एक जाम लगा रहता है और जल्द ही गेट शिफ्टिंग का काम होने वाला है। उससे समस्या जो है निजात हो जाएगी। बाकी और भी जो समस्याएं हैं जिसको नगर पंचायत हल कर सकती है। अच्छा। चूँकि इसके पहले मैं जब था तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी, मैंने प्रयास किया, नहीं हो पाया। नहीं तो मैंने प्रयास किया था कि फूलपुर हमारे एक खेल कूद के लिए, नौजवानों के लिए एक स्टेडियम होना चाहिए, खेल कूद का मैदान होना चाहिए और ऐसे कुछ पार्क का निर्माण होना चाहिए। लेकिन उसके लिए चूँकि उत्तर प्रदेश की सरकार से मैंने वार्ता किया है अपने और भी मंत्रियों के द्वारा, मैं भी प्रयासरत हूँ कि नगर पंचायत में भले मेरी सरकार नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार है। इसलिए जो और भी आवश्यकता लगती है इस फूलपुर को सुंदर, भव्य, दिव्य बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, उसको मैं हल कराने के लिए और जो है और अच्छा क्या हो सकता है उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। जी, आपकी छवि एक बहुत ही ईमानदार नेता की रही है। आपको नहीं लगता राजनीति में आज एक नैतिक पतन आ गया है? नहीं, आज भी जो लोग हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे नेतृत्व करता है, अच्छे ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्रहित में कार्य करते, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और वो निश्चित रूप से एक उनका अच्छा नैतिक है, अच्छे चरित्र के लोग हैं, काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कहीं अभाव दिख रहा है। निश्चित रूप से हम लोग भी लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से, अनेक प्रकार के बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को भी और समाज के लिए भी लोगों को में भी नैतिकता रहे, चरित्र निर्माण हो, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करें, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। ये अच्छी बात है। आप एक बार जेल विजिटर भी रह चुके हैं। आप ये बताइए कि आपके हिसाब से जेलों में क्या सुधार होना चाहिए? जेल विजिटर में था, 1992 में था, तो उस समय मैं भी जेल के निरीक्षण करने गया था। तो जेल के निरीक्षण में मैंने करने गया था तो वहाँ पर जो भी मान लीजिए आवश्यकता थी, जेल में जो बहुत समय से कैदी बंद थे, बहुत से लोगों के पूरा हो गए थे, उनके सेवाएं मतलब पूरी हो गई, सजाएं पूरी हो गई थी, या बहुत से ऐसे हैं जो निर्दोष लोग थे, अनेक प्रकार की सजाएं भोग रहे थे, या अनेक प्रकार की उनकी जो भोजन की में गुणवत्ता रहनी चाहिए, तमाम चीज़ों को, या जेल में भी और उनकी थोड़ा सा रहने की सुविधाएं ठीक ठाक और होनी चाहिए। क्योंकि जेल में रहने पे कैदी जरूर हैं लेकिन वो मानव हैं। हाँ। मानव के नाते भी उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं, उनको अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षा, अनेक प्रकार के और ज्ञान की चीज़ें, उनको बीच बीच में उनके सुधार के लिए, जीवन सुधार के लिए अनेक प्रकार के उपदेश के भी अनेक प्रकार के उनके कार्यक्रम बीच में चलने चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था और आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार जेल में जो भी अनेक प्रकार के सुधार और होने आवश्यकताएं वहाँ महसूस होती है, उस सुधार के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार सुधार कर भी रही है। और जो भी अपराधी आपने देखा होगा, बीच बीच में हमारे जिले के अधिकारी या जिले के वर्तमान या जिले के एसएसपी जो भी होते हैं, समय समय पर जाकर के जेलों को भी जो अपराधी अगर कहीं किस प्रकार के कोई गतिविधियाँ उनकी संचालित हो रही है, इस पर रोक लगाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से जो भी और कहीं कमी देती है तो हमारी सरकार के प्रतिनिधि भी जाकर के देखते हैं और उसको सुधार करते हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार एक अच्छी सरकार तो चल रही है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों अपने आप, हमारे सरकार के जो जेल के मंत्री हैं या सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो अच्छे सुधार की तो व्यवस्था आपका करें। कोई पर्सनल सजेशन नहीं है? नहीं, ठीक है, जो सुधार हमारी सरकार कर रही है मैं भी उसमें सहयोगी हूँ और हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। जी, मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके हिसाब से योगी जी को ही होना चाहिए या आपके हिसाब से केशव जी को होना चाहिए था? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी निश्चित रूप से एक अच्छे उनके नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश सरकार जो है चल रहा है और विकास भी कर रहा है। इस समय
चौमुखी विकास है और अपराधियों पर भी और कानून व्यवस्था पे भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम चल रहा है। अपराधियों पे निश्चित रूप से अंकुश अपराधियों पर बहुत लगाया गया है और सरकार हमारी अच्छी चल रही है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। तो आपको नहीं लगता कि उनकी जगह केशव जी को होना चाहिए था? हमारे जगह की क्या बात, हमारे हैं वही मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। चलिए, आप तो अमरनाथ जी के हिसाब से यूपी के मुख्यमंत्री जी क्या प्रधानमंत्री मटेरियल हैं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप में स्वयं एक ज्ञानवान है, विद्वान है और बहुत ही इसके पहले भी उन्होंने संघर्ष किया है उत्तर प्रदेश के लिए और अनेक सरकारों में उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है और एक अच्छे जानकार है स्वयं है। आज पूरे देश में उनका भी दौरा चल रहा है जी। आज अनेक हैदराबाद में भी जाकर के उनकी हमारी प्रदेश देश के नेतृत्व जो है उनका उपयोग कर रही है। तो हमारे मुख्यमंत्री स्वयं ऊर्जावान है, स्वयं ज्ञानवान है, मटेरियल की क्या बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी एक स्वयं अपने आप हम देश के हमारे गौरव हैं। तो आगे चल के आप उन्हें देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के दौर में? अभी आगे का विषय क्या है, अभी तो वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में हमारे इस देश के हमारे सर्वोच्च नेता जो है माननीय इस देश के बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन एक भारतीय नागरिक के तौर पे आखिर में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से यही चाहते हैं कि जनता हमारी जो उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार द्वारा सभी के लिए जो काम कर रही है उस काम का निश्चित रूप से जो जन कल्याणकारी काम है उन कामों में निश्चित रूप से जनता को सहभागिता करनी चाहिए और इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि हम लोगों की कल्पना है कि हमारा देश या पहले विश्व गुरु था, तो विश्व गुरु के पद पर ले जाने के लिए हमारा संगठन और हमारी सरकार निश्चित रूप से रात दिन अहर्निश काम कर रही है। तो जनता से भी हमारी यही अपेक्षा है कि जो जन कल्याणकारी कार्य हैं उन कामों का अधिक से अधिक लाभ उठावे और जो भी देश हित के लिए काम की आवश्यकता है, देश हित के लिए आवश्यकता है उसको समर्पण की, तो देश के लिए समर्पण के लिए हमेशा तैयार रहे और हमारी सरकार को हमेशा सहयोग देती रहे और हमारी सरकार निश्चित रूप से परम वैभव के पद पर देश के ले जाने के लिए जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करेगी। इसमें हमारी जनता की सहयोग की आवश्यकता है। मैं इतनी अपेक्षा जनता से करता हूँ। अमरनाथ जी, हमारे शो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। अभी आप देख रहे थे काशी क्षेत्र से बीजेपी संगठन के उपाध्यक्ष अमरनाथ जी को। उन्होंने हमसे सारे मुद्दों पर खुलकर बात की। ऐसे ही कई सारे नेताओं से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। दीजिए प्रज्ञावत्सल को इजाजत। देखते रहिए मनोज तिवारी।